डियर स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में एक तरह से स्वर्ण युग, खासकर साहित्य और विज्ञान की बात करें तो जिस स्वर्ण काल जिसको कहा जा रहा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में। गुप्त साम्राज्य में हम ये देख लेते हैं कि पहले जो मौर्य काल पड़ा है, मौर्य साम्राज्य जो पड़ा है उससे थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो बेसिक विशेषताओं पे भी चलते हैं। और खासकर रीट की दृष्टि से देखें तो यहाँ से जनरल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में हमें साहित्य पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले विशेषताओं पे चलते हैं कि जो गुप्त साम्राज्य है, ये गुप्त साम्राज्य शासन में जब आता है तो गुप्त जो है वो प्रारंभ में इनके सामंत होते हैं। एक विदेशी जाति, मध्य एशिया का यूची कबीला जो भारत पे शासन करता है, तो गुप्त प्रारंभ में सामंत होते हैं कुषाणों के, और बाद में धीरे धीरे खासकर चंद्रगुप्त प्रथम के समय जो है वो गुप्त अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र कर लेते हैं। इसकी भी बात कर लेते हैं। और दूसरा एक नवीनतम शब्द जो है वो भी हमें मिलेगा, सामंतवाद। तो सामंतवाद के संदर्भ में भी एक तरह से इस काल में हम डिटेल से पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की अगली बात करें तो हमें एक और कॉमन क्वेश्चन ये मिल सकता है, विशेषता ये मिल सकती है कि पेरिक्लीस युग कहा जा रहा है, गोल्डन एरा कहा जा रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में हम देखें। और खासकर दो पक्ष अति महत्वपूर्ण रहते हैं। साहित्य का पक्ष, जहाँ पे संस्कृत साहित्य में सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी जाती है, आयुर्वेद पे बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है, वैज्ञानिक साहित्य बहुत सारा लिखा जाता है, और इसके अलावा विज्ञान में बहुत सारे आविष्कार जो है इस काल में हुए हैं। तो कला की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। ये स्वर्ण युग कहने वाले जो है वो के.एम. मुंशी हैं, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने स्वर्णकाल का है, और ये अपना रीट का क्वेश्चन भी था। तो ये दूसरी विशेषता हुई। मौर्य काल के बारे में जब हमने पढ़ा तो मौर्य काल में हमने देखा कि जो प्रशासन है वहाँ पर केंद्रीकृत व्यवस्था होती है, तो केंद्रीकरण होता है प्रशासन का खासकर, और बहुत ज़्यादा नौकरशाही, बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से एक तरह से शासक पूरे साम्राज्य पे नियंत्रण रखता था। न केवल बल्कि राजस्व का एकत्रण भी अपनी ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से करता था। जबकि अब जो मौर्य काल का केंद्रीकृत व्यवस्था है तो ये अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे इस काल में, गुप्त काल में, हमें प्रशासन की विकेंद्रीकरण व्यवस्था मिलती है। मौर्य काल केंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण था और गुप्त काल जो है वो विकेंद्रीकृत प्रशासन का उदाहरण होता है। प्रशासन में एक विशेषता और हमें देखने को मिलती है कि अब जो राजकीय पद हैं वो वंशानुगत होने लग गए। खासकर एक के बाद जो दूसरा पद है कुछ समय बाद पिता के बाद पुत्र को मिल जाता है। ऐसा एग्जाम्पल हमें खासकर समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय देखने को मिलता है कि समुद्रगुप्त का कुमारामात्य दंडनायक जो है हरिसेन होता है, और फिर उसका पुत्र वीरसेन जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो समय मुख्य अधिकारी होता है। यही हम स्कंदगुप्त के समय देखते हैं कि पहले परणदत्त गिरनार का पुरपाल होता है, और उसके बाद जो है वो इसका पुत्र चक्रपालित जो है वो बनता है पुरपाल गिरनार का, जहाँ सुदर्शन झील थी। तो ये भी एक तरह से पिता पुत्र परंपरा में हम देख सकते हैं, वंशानुगत परंपरा है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक विशेषता और देखने को मिलती है कि जो राजकीय पद हैं, एक ही व्यक्ति को अनेक पद दिए जाने लगे। तो व्यक्ति एक रहा और उसको दिए जाने वाले पद जो है वो अनेक हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण हम हरिसेन के संदर्भ में देख सकते हैं कि हरिसेन जो है वो क्रमशः समुद्रगुप्त का महादंडनायक भी होता है, महासंधि विग्रहिक भी होता है, और कुमारामात्य भी होता है। तो एक ही व्यक्ति को अनेक पद दिए जाने की परंपरा भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। इसी गुप्त काल में हम देखते हैं कि एक तरह से हिंदू पुनरुत्थान काल भी कह सकते हैं, और खासकर हिंदू संस्कृति का पुनरुत्थान काल भी इसको कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि मौर्य काल में जो राजकीय भाषा प्राकृत थी, अब राजभाषा का स्थान जो है वो संस्कृत ले लेती है। संस्कृत में बहुत सारा न केवल साहित्य रचा गया, जबकि राजकीय भाषा भी संस्कृत हुई। इसके साथ साथ मौर्य काल में और गुप्त काल में दोनों में हम देखते हैं कि शासक धर्म सहिष्णु होता है, लेकिन मौर्य काल में जो धर्म है
उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है। शासक एक तरह से अपने इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तित करता रहता था। खासकर चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, अशोक का झुकाव बौद्ध धर्म की ओर होता है, बिंदुसार आजीवक धर्मानुयायी था, जबकि यहाँ पर गुप्त शासक अधिकांशतः जो है वो विष्णु के उपासक होते हैं। तो यहाँ वैष्णव धर्म जो है वो प्रभावी हो जाता है। गुप्तों का राज चिन्ह जो है वो गरुड़ था, और इसी समय गुप्त काल में ही हमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा भी मिलती है। तो अवतारवाद का सिद्धांत भी इसी समय मिलता है। तो एक तरह से हिंदू संस्कृति का और हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल भी कह सकते हैं, संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान काल भी हुआ। विष्णु एक तरह से लोकप्रिय देवता के रूप में इस समय अस्तित्व में आते हैं, उसके 10 अवतारों की चर्चा भी इस समय होती है। तो राज्य में भी हमें देखने को मिलता है कि विकेंद्रीकृत प्रणाली है, वंशानुगत शासन प्रणाली की हम बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो लंबी दूरी का व्यापार है, इस लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट होती है इस समय, और इसके विपरीत गांव जो है ग्राम आत्मनिर्भर इकाई के रूप में बढ़ते हैं। तो गांव आत्मनिर्भर इकाई के रूप में अस्तित्व में इसलिए आते हैं कि लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आती है, और खासकर एक तरह से सीमित स्तर पे तो व्यापार हो ही रहा था, लेकिन ग्रामीण जीवन में खासकर ग्रामीण ज़रूरतों की जो वस्तुओं की पूर्ति है वो आपस में ही वो कर लेते थे। इसी समय विदेशियों के आक्रमण भी खासकर विदेशी जातियों के बहुत ज़्यादा होते हैं, और इनमें हम ये लिख सकते हैं कि गुप्त काल में हूण और पुष्यमित्र जो विदेशी जातियां हैं उनके आक्रमण बहुत हुए। खासकर हूणों का आक्रमण जो है हम देखते हैं स्कंदगुप्त के समय और कुमारगुप्त के समय हुआ, और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित भी किया। इसकी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख में भी मिलती है। तो हूण इत्यादि विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण ही एक तरह से व्यापार का भी पतन होता है और साम्राज्य का भी पतन होता है। इसी में एक वर्ड और देख लेते हैं, सामंत को, और एक तरह से सामंतवाद की जो परंपरा है उसको भी बढ़ावा मिलता है गुप्त काल में। सामंतवाद की परंपरा को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि साम्राज्य बहुत बड़ा होता है, लेकिन व्यापार का जब पतन होता है, मुद्रा व्यवस्था का जब पतन हो जाता है, तो शासक के पास अपने अधिकारियों को, अधीनस्थों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं होता। इसलिए उसने जो बड़ा साम्राज्य था उसका एक तरह से विभाजन कर लिया, विभाजन स्वीकार कर लिया, और खासकर अपने जो बंधु बांधव थे उनको स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रदेश दे दिए गए, जागीरें दे दी गई, तो वो सामंत कहलाए। तो सामंत जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग ब्लड रिलेटिव थे राजा के जो संबंधी है वही सामंत बने, उन्हीं के बंधु बांधव है। इसलिए कहा जाता है कि जो सामंत हैं उनको एक तरह से राजा के परिवार वाले जो है वो भाई जी, काका जी इस तरह से संबोधित करते थे। वो राजस्थान में हमें परंपरा भी देखने को मिलती है। तो ये एक तरह से ब्लड रिलेटिव तो थे ही थे। इनको हम दूसरे संदर्भ में ये नहीं कह सकते कि ये दास या नौकर नहीं होते थे, जैसा कि यूरोप में इनके साथ ऐसा बिहेव होता था, दास और नौकर जैसा बिहेव होता था। और सामंतवाद पे क्वेश्चन भी हमें आरएस में मिला है और पूछा भी जा सकता है कि सामंतवाद पे लिखा किस इतिहासकार ने, तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है फ्यूडलिज्म पे। तो कर्नल टॉड मुख्य लेखक है सामंतवाद पे, राजस्थान के सामंतवाद पे लिखने वाले। सामंतवाद को थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि ये एक तरह से केंद्रीय राज्य है। तो यहाँ पर जब राजा बैठता है उसके पास एक तरह से बड़ा साम्राज्य है, लेकिन वेतन नहीं है देने के लिए, तो उसने दूरस्थ प्रदेशों में अपने बंधु बांधवों को बिठा दिया, अलग अलग जागीरें दी, और ये उसके ब्लड रिलेटिव ही हैं, संबंधी ही हैं। तो एक तरह से ये अधीनस्थ राजा बन गए, और इनको वादा करना होता है कि वो समय समय पर एक तरह से मुख्य राजा जो है उसको कर या भेंट उपहार भी देंगे। इसके साथ साथ जो सामंत है वो सेना भी रखेगा। तो राजा को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सामंत को सेना के माध्यम से एक तरह से सहयोग करना पड़ेगा। हालांकि इसका हम नकारात्मक पक्ष देखें तो कुछ सामंत इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो गए कि के अंदर से अपने आप को स्वतंत्र भी समझने लगे, उसकी शक्तिशाली सेना भी हो गए, और राजस्व भी एक तरह से क्रम में या फिर समय पे नहीं भेजते थे। लेकिन सामंतों के माध्यम से काफ़ी हद तक प्रारंभिक रूप में देखा जाए तो काफ़ी हद तक राजा को सफलता मिली। एक तरह से ये विकेंद्रीकृत प्रशासन का स्वरूप था उस संदर्भ में, राजतंत्र के संदर्भ में हम देखते हैं। तो ये गुप्त काल की मुख्य विशेषताओं की बात की हमने, खासकर स्वर्ण काल के बारे में पूछा गया। अन्य विशेषताएं हैं कथन कारण क्वेश्चन में हमें पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और गुप्त साम्राज्य में मुख्य रूप से शासक की बात कर लेते हैं और संस्थापक, वास्तविक संस्थापक की भी बात करेंगे। गुप्तों का पहला
शासक जो है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, और एक तरह से इसका विवरण चीनी यात्री करते हैं। दूसरा जो शासक है वो घटोत्कच माना जाता है। ये महाभारत वाला घटोत्कच नहीं है, गुप्त शासक है। प्रारंभिक जो दोनों गुप्त शासक हैं वो एक तरह से एज ए सामंत हैं, और प्रारंभिक रूप में ये कुषाणु के सामंत होते हैं, क्योंकि गुप्तों से पहले जो है कुषाणु का साम्राज्य फैला हुआ था, तो कुषाणु के सामंत के तौर पे था। यही कारण है कि दोनों शासक जो है वो महाराज की उपाधि ही धारण करते हैं। अब जो गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अगला जो शासक आता है वो आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका कार्यकाल आता है 319 से 335 ईस्वी के आसपास। तो इसके संदर्भ में हमें बार बार क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि इसने सबसे पहले गुप्तों में महाराज के टाइटल ग्रहण करने की बजाय महाराजाधिराज का टाइटल ग्रहण किया, और ये टाइटल बताता है कि ये एक तरह से स्वतंत्र शासक था, अर्थात कुषाणों से अपने आप को इसने स्वतंत्र कर लिया था, जबकि महाराज का टाइटल ज़्यादातर सामंत ही ग्रहण करते थे। तो पहला स्वतंत्र शासक की विशेषता के तौर पे उसका टाइटल है महाराजाधिराज। दूसरा, 319 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के अवसर पर उसने गुप्त संवत भी चलाया। तो 319 ईस्वी में गुप्त संवत इसके द्वारा चलाया गया, और वर्तमान गुप्त संवत की बात करें तो एक तरह से 2020 में से हम 319 घटा देते हैं तो वो गुप्त संवत आ जाता है। संवत जो है वो स्वतंत्र शासक चलाता था, उसकी उपाधि एक तरह से मुगल शासकों के संदर्भ में भी कहते हैं खुतबा पढ़वाना एक तरह से करते थे, संवत चलाना एक तरह से हिंदू शासकों के संदर्भ में हम देख लेते हैं, महाराजाधिराज का टाइटल ग्रहण करना वो एक स्वतंत्रता का द्योतक माना जाता था। तो गुप्त संवत का भी इसने प्रचलन किया। इसके अलावा इसने अपनी पत्नी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, जिसका नाम कुमार देवी आता है, और लिच्छवी वंश जो है उस समय प्राचीन काल का सबसे उच्च कुल का वंश माना जाता था, और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, और कुमार देवी प्लस चंद्रगुप्त दोनों नाम से राजा रानी प्रकार के सिक्के भी हम कह सकते हैं। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के भी चलाए। कुमार देवी के नाम उल्लेख वाले स्वर्ण सिक्के जो है सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। तो सिक्के चलाने का काम भी स्वतंत्र शासक ने किया था एक तरह से। और लिच्छवी कुल के संदर्भ में हम देखें तो आगे हम समुद्रगुप्त की बात करेंगे कि समुद्रगुप्त जो है इसी कुमार देवी और चंद्रगुप्त का पुत्र था, और अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहता था। लिच्छवी जो है वैशाली के लिच्छवी उच्च कुल के माने जाते थे। जब हम बौद्ध गणराज्यों की बात करते हैं, बुद्ध के समय वज्जी संघ के 8 गणराज्यों की बात करते हैं, उस समय चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके द्वारा एक तरह से सिक्कों के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऐसा इसलिए कि उसने अपने आप को कुषाणों से स्वतंत्र कर लिया, उसने अपने आप को टाइटल महाराजाधिराज का दिया, उसने गुप्त संवत का प्रचलन किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और कुमार देवी और चंद्रगुप्त नाम से सिक्के भी जारी किए। और सिक्के जारी करने के साथ ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र शासक बना, अब सामंत नहीं रहा। तो जहाँ संस्थापक की बात आती है तो एक तरह से श्रीगुप्त, श्री से ये शुरू हुआ, और अंतिम शासक जो है विष्णु। तो वैसे ही एक तरह से प्राचीन काल में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, खासकर महिलाओं का नाम पहले लिया जाता है, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, एक तरह से राधा कृष्ण के संदर्भ में। तो श्री जो लक्ष्मी के लिए नाम आता है तो वो संस्थापक है। अंतिम शासक विष्णुगुप्त माना जाता है। श्रीगुप्त को जहाँ संस्थापक कह रहे हैं, वहीं पे चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जा रहा है। अब हम आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल विजेता के संदर्भ में बात करें, नेपोलियन के संदर्भ में बात करें तो वो समुद्रगुप्त था। तो अगला शासन आता है समुद्रगुप्त का। इसका कार्यकाल 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी के आसपास आता है, और समुद्रगुप्त के बहुत सारे टाइटल हैं, उन पे हमें क्वेश्चन मिल सकता है। तो नंबर 1, उसको पराक्रमांक का टाइटल प्राप्त है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ भी, और भारत का नेपोलियन जो है कहने वाला विंसेंट स्मिथ आता है।
स्मिथ के बहुत सारे कोटेशन इंपॉर्टेंट रहते हैं, खासकर दीन इलाही के संदर्भ में, खासकर धम्म के संदर्भ में, खासकर भारत का नेपोलियन कहने के संदर्भ में। इसके अलावा एक तरह से समुद्रगुप्त के बारे में हमने ये कहा कि ये चंद्रगुप्त और कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी उसका पुत्र था, और इसी कारण अपने सिक्कों पर और अपनी उपाधि जो है वो लिच्छवी दोहित्र लिखता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है लिच्छवी दोहित्र कहलाने में। तो लिच्छवियों का दोहिता भी इसको कह दिया जाता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त को सर्व राजोच्छेता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ समुद्रगुप्त जो है वो अपने आप को कविराज भी कहता है। ऐसा इसलिए कि उसने बहुत सारे जो सिक्के चलाए उनमें एक सिक्के पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो उसको कविराज के संदर्भ में भी कह सकते हैं। और खासकर एरण अभिलेख जो है उसमें उसको कुबेर और यमराज के समकक्ष बताया। तो इसकी एक उपाधि जो है वो हम समानता कर सकते हैं कि प्रसन्न होने पर वह कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज कहता है अपने आप को, ये एरण अभिलेख में। इसके अलावा इसकी उपलब्धियों की जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत प्रयाग प्रशस्ति है, और प्रयाग प्रशस्ति में इसको 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति इसको 100 युद्धों का विजेता, और भी परम भागवत भी हम कह सकते हैं इसको, खासकर सारे के सारे शासक विष्णु के उपासक हैं इस संदर्भ में। इंपॉर्टेंट रहेगा भारत का नेपोलियन, लिच्छवी दोहित्र कह सकते हैं, कविराज इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रयाग प्रशस्ति की बात इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला, समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं उनकी जानकारी हमें खासकर एरण अभिलेख से मिलती है, और एरण अभिलेख एमपी में है, और इस अभिलेख में उसको प्रसन्न होने पर कुबेर और रुष्ट होने पर यमराज की भांति बताया गया। ये इसका भोगनगर भी था। दूसरे इसके बारे में जानकारी देने वाला मुख्य स्रोत है और अति महत्वपूर्ण प्रशस्तियों में से एक है। प्रशस्ति इसलिए कहा जा रहा है, खासकर किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है उसको प्रशस्ति कहा जा रहा है, राज प्रशंसा इसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति ये इलाहाबाद है, इलाहाबाद लेख भी कहा जाता है। मूलतः ये अशोक का अभिलेख था, और इसी पे हरिशेन द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियां जो है वो लिखवाई जाती है तिलभट्ट के माध्यम से, तो इसको प्रयाग प्रशस्ति हम कह रहे हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की जानकारी दे रही है। इसकी भाषा जो है वो संस्कृत आती है, इसकी लिपि ब्राह्मी आती है, और इसके साथ साथ इसकी शैली जो है वो चंपू शैली आती है। तो इसकी उपलब्धियों की जानकारी हमें 2 अभिलेखों से मिलती है, खासकर एरण अभिलेख, और इंपॉर्टेंट रहेगा प्रयाग प्रशस्ति। ये हमें जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त के बारे में आगे बात करें तो हमें इसके समय कुछ सिक्के और कुछ सैन्य अभियान इसके द्वारा जो किए जाते हैं, और सैन्य अभियानों में जो संभावित राजा हैं उनके विरुद्ध उसने क्या क्या नीति अपनाई है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, जो हमें क्वेश्चन मिल सकता है। खासकर नेट वगैरह और फर्स्ट ग्रेड में बार बार क्वेश्चन मिलता रहा है। हम देखते हैं कि एक तरह से जो उत्तर पूर्व में असम जो है वो गुप्त साम्राज्य के लगभग बाहर था। मौर्य काल में भी एक तरह से बाहर के संदर्भ में ही हमने बात की, और उत्तर पश्चिम में खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो इस समय साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ पर विदेशी जातियाँ खासकर शक कुषाण, और एक तरह से पंजाब वगैरह की बात करें तो एक तरह से योद्धेय अर्जुनायन, ये 8वीं जातियाँ शासन कर रही थी। ये जो मध्य का गंगा यमुना का दोआब था ये आर्यावर्त कहलाता था, और विंध्याचल के दक्षिण का जो भाग था इसको दक्षिणापथ कहा जा रहा, और पूर्वी जो राज्य हैं उनको प्रत्यंत राज्य कहा जा रहा है। अब समुद्रगुप्त ने सबसे पहले अपना जो अभियान किया, सैनिक अभियान किया, वो आर्यावर्त के विरुद्ध किया था, और आर्यावर्त के उसने 3 राजाओं को पराजित किया। और दूसरी बार जो अभियान किया उसने आर्यावर्त के 9 राजाओं को पराजित किया। कुछ संभावित राजा हैं जिनके नाम हम कह सकते हैं, जैसे अच्युत, नागसेन और कोतकुलज। ये कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं जो आर्यावर्त अभियान में उससे पराजित हुए थे। और आर्यावर्त के इन राजाओं को पराजित करके यहाँ पाटलिपुत्र जो था, यहाँ से सीधा शासन किए जाने के कारण इस साम्राज्य को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। तो इन राजाओं के विरुद्ध उसकी नीति जो आती है वो प्रसभ्योद्धरण की आती है, अर्थात समूल नाश करने की नीति आती है। इनका राज्य जो है वो वापस नहीं लौटाया, अर्थात अपने पाटलिपुत्र के साम्राज्य में उसने विलय कर लिया था। उसका दूसरा जो अभियान है वो खासकर दक्षिणापथ के विरुद्ध था, और दक्षिणापथ के विरुद्ध उसने 12 राजाओं को पराजित किया। और यहाँ उसकी नीति दक्षिणापथ के विरुद्ध एक तरह से कुछ विद्वान धर्म विजय की भी कह देते हैं, और
कुछ विद्वानों के अनुसार ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति थी। इंपॉर्टेंट शब्द है, और ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं हम कि गुप्त काल में सामंतवाद को बढ़ावा देने वाली भी पॉलिसी थी। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह का शाब्दिक अर्थ ये हो गया कि इन 12 राजाओं को पराजित किया, जिसमें एक तरह से ऑथेंटिक राजा कांची का विष्णुगोप आता है। इसके अलावा हमें बहुत सारे संभावित राजा मिलते हैं। इनको हराया और इनका राज्य जो है वो वापस इनको लौटा दिया, और इनसे कुछ कर या उपहार या भेंट जो है वो उन्होंने ले ली थी। तो सामंतों के द्वारा भी यही किया जाता था, खासकर मुख्य राजा को भेंट उपहार जो है वो समय समय पे सामंत दिया करते थे। तो इनका राज्य लौटाना, ग्रहण मोक्षानुग्रह की पॉलिसी जो है एक तरह से सामंतवाद की पॉलिसी ही हम कह रहे हैं। उत्तर पूर्व में जो खासकर ढाका के आसपास का क्षेत्र है, डबाक, इसके अलावा तटीय प्रदेश को समतट कहा जा रहा था, असम को कामरूप कहा जा रहा है, और कुमायूं गढ़वाल का जो क्षेत्र है वो कृतपुर कहा जा रहा है। इन राज्यों के विरुद्ध जो है उसने एक तरह से सर्व करदान आज्ञाकरण की नीति अपनाई, अर्थात सभी लोग कर का दान करेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, समुद्रगुप्त की आज्ञा का पालन करेंगे, अर्थात इनसे कर लेकर आज्ञा पालन संबंधी उसके द्वारा आदेश दिया जाता है। शक और कुषाण जो शासक हैं उनके विरुद्ध उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और इसके साथ साथ उसकी जो नीति है वो स्व विषय और भुक्ति याचना के साथ साथ कन्योपायन और गरुत्मंदक भी होती है। अर्थात गुप्तों का राज चिन्ह गरुड़ था, वो राज मुद्रा जो है वो शक और कुषाण क्षेत्रों में प्रचलित की उसने। शक और कुषाण राजा अपनी पुत्रियों की शादी खासकर गुप्त राज परिवार के साथ करेंगे, और अपने जिले और प्रांत के शासन चलाने का आदेश जो है वो खासकर समुद्रगुप्त से प्राप्त करेंगे। तो इनके विरुद्ध उसकी जो पॉलिसी आती है वो गरुत्मंदक, कन्योपायन, स्व विषय और भुक्ति, विषय जिले को कहा जा रहा है और भुक्ति प्रांत को, और उसकी याचना मतलब एक तरह से आदेश लेंगे। तो चारों पॉलिसी, चारों जो वर्ड है वो हम याद रख सकते हैं। खासकर आर्याव्रत पूछा जाए, प्रसवोद्धरण, समूल नाश की। दक्षिणापथ पूछा जाए, खासकर ग्रहण मोक्षानुग्रह कह सकते हैं, उनका राज्य उनको वापस लौटा दिया गया। पूर्वी राज्यों के विरुद्ध उसने सभी लोगों को कर देने और आज्ञा पालन करने की पॉलिसी अपनाई, और शक कुषाणों के विरुद्ध गरुत्मंदक, कन्योपायन, स्व विषय भुक्ति और याचना की नीति, वैवाहिक संबंधों की, गरुड़ मुद्रा के प्रचलन की, और इसके साथ साथ अपने प्रांत और जिले के लिए शासन चलाने के आदेश लेने की पॉलिसी अपनाई जाती है। तो समुद्रगुप्त जो है एक तरह से ऐसा शासक कह सकते हैं कि बहुत सारे युद्ध लड़े गए उसके द्वारा, किसी युद्ध में वह पराजित नहीं हुआ, और इसीलिए प्रयाग प्रशस्ति जो है उसको एक तरह से हम 100 युद्धों का विजेता बताती है। नेपोलियन जो है उसकी युद्धों के संदर्भ में भी विंसेंट स्मिथ ने कहा है कि भारत का नेपोलियन था समुद्रगुप्त, और इसी उपलक्ष्य में उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं है। अश्वमेध यज्ञ जो है वो साम्राज्य विस्तार करने के लिए राजा द्वारा किया जाने वाला महत्वपूर्ण यज्ञ था, जिसकी बात हमने वैदिक काल में की है। तो आगे के चैप्टर में हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की और बाकी के गुप्त शासक और प्रशासक की हम बात करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।